हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 2 का एक टॉपिक ले रहे हैं, जेंडर बजटिंग। बजट एंड पॉलिसी मेकिंग के अंडर ये टॉपिक आता है हमारा। इसके साथ ही जेंडर बजटिंग ऐसा टॉपिक है जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आता है। नाउ जैसे ही बजट की बातें होना शुरू हुई है, उसी बज़ के अंदर आपको मिलेगा जेंडर बजटिंग का एक टर्म है। कुछ एडिटोरियल्स के अंदर आपको भी आते हुए कुछ बहुत डिस्कशंस मिलेंगे कि क्यों जेंडर बजटिंग ज़रूरी है, क्या ज़रूरत पड़ रही है जेंडर बजटिंग की, इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ है, इसके साथ ही क्यों ये सक्सेसफुल नहीं हो रही है। अगर जेंडर बजटिंग बहुत सक्सेसफुल होता तो हमें काफ़ी सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ देखने को मिलते, लेकिन इतना सक्सेसफुल है नहीं। हालांकि अभी इंडिया में ये इतना बहुत ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट भी नहीं है, अभी 20-21 साल ही हुए हैं, लेकिन फिर भी 20-21 साल किसी भी नए इनिशिएटिव को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो फिर भी इतना सक्सेसफुली ये इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है, तो क्या चैलेंजेस हैं इसके अंदर। और उससे पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको बजट के आगे जेंडर नाम लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। बजट तो सबके लिए होता है, इट्स यूनिवर्सल, बट देन व्हाई डू यू हैव टू ब्रिंग जेंडर बजटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। और जेंडर बजटिंग के अंदर भी स्पेसिफिकली दिस जेंडर बजटिंग इज ओनली फॉर वुमेन। तो ऐसा क्या वुमेन की सिचुएशन है कि हमें जेंडर बजटिंग लाना पड़ रहा है, उन्हीं सब के बारे में डिस्कस करते हैं आज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि इसमें से हो सकता है वापस थोड़ा सा ट्विक करके क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रीलिम्स ऑल्सो। सो जस्ट लेट हैव अ लुक। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSC 2018 के ऑफिसर हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही मैं हमेशा की तरह आपको बोलती हूँ कि आप आंसर राइट करो, राइट आंसर्स, ठीक है। अपने हाथ से अपना पेन एंड कॉपी, अपने रफ कॉपी के अंदर लिखो। जितना ज़्यादा लिखोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको उसमें परफेक्शन दिखाई देगा। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। 2016 के अंदर क्वेश्चन ऑलरेडी आया था। स्टेटमेंट दिया है सबसे पहले कि वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग। इंडिया के अंदर अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की, महिला सशक्तिकरण की बात करते हो तो आपको जेंडर बजटिंग लाना जरूरी है। स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल हियर। सबसे पहला आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और क्यों वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको अलग से जेंडर बजटिंग लाना पड़ेगा। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे ये बोलते हुए कि इंडिया में जहाँ पे 48% या अराउंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वुमेन है, वहाँ पे वुमेन के जो पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम डेवलपमेंट देखते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वर्किंग कंडीशन हो गया कि आप कितना वर्क करते हो, ठीक है। इसके साथ ही आपका पे हो गया, जो आपको सैलरी मिलती है। इसके साथ ही आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे हम ये डिसाइड करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या स्टेटस पे है। तो हम बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें, इनमें कुछ गड़बड़ है, इनका डेटा बराबर नहीं आ रहा है मेल के अकॉर्डिंग, तो ये जेंडर बजटिंग की हमको जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमको वुमेन को एम्पावर करना है एज मच एज द मैन इज। तो ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट के बाद में कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जेंडर बजटिंग की, और इंडिया में जेंडर बजटिंग का क्या स्टेटस है, आपको इस पे बात करनी है। 2016 का क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन का फ्रेमवर्क आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले हम जेंडर बजटिंग को डिफाइन करेंगे कि जेंडर बजटिंग होता क्या है। उसके बाद में हम सीधा स्टेटमेंट जो हमने सबसे पहले दिया ना, वुमेन एम्पावरमेंट वाला, उस स्टेटमेंट को हम क्लेरिफाई करेंगे, हम स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई डू वी नीड। क्योंकि हमारे जो सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स यही दर्शाते हैं कि इंडिया में महिलाओं की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। उसी को सुधारने के लिए कि
जो आधा प्रतिशत पॉपुलेशन है हमारे, आधा प्रतिशत नहीं, जो आधा पॉपुलेशन है हमारी, 50% ऑफ जो पॉपुलेशन है हमारी, अगर वो बराबर कंधे से कंधा मिला के या फिर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो वो कैसे देश आगे बढ़ेगा, वो सोसाइटी कैसे आगे बढ़ेगी। तो हम उस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। देन वी विल से कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जेंडर बजटिंग का क्या स्टेटस है। तो हम बताएंगे कि भाई 2001 में शुरू हुई थी, 2005 में कुछ नए प्रोविजंस आए थे, ये वाली मिनिस्ट्री देखती है, इतना % बजट एलोकेट होता है, इस तरीके से कुछ बताएंगे। नाउ इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि आपको इश्यूज क्या क्या हैं, बट हम इश्यूज के बारे में बात करेंगे ताकि हम पूरा इसे होलिस्टिकली कवर कर लें। तो हम एक बार इसका कंटेंट देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? तो देखो, कोई भी नेशन है ना, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक कि उसका स्टेटस ऑफ वुमेन, उस कंट्री में वुमेन का स्टेटस सही नहीं है। किसी भी नेशन की प्रोग्रेस जो है वो स्टेटस ऑफ वुमेन से लिंक होती है। क्यों? क्योंकि आपकी 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, नॉट बिकॉज दे आर मेन और वुमेन, बिकॉज लाइक अगर आप, ठीक है, बायोलॉजी को छोड़ के भी अगर आप एज ए ह्यूमन बीइंग भी देखोगे तो दैट इज योर 50% ऑफ द पॉपुलेशन। और ये साफ साफ है कि जब अगर when the well-being of half of the society is not ensured, it cannot develop। जाहिर सी बात है, अगर आप आधे दिन में से, अगर आपकी पूरी सोसाइटी में सिर्फ आधी जो जनता है, सिर्फ आप उन्हीं के वेलबींग का ध्यान रख रहे हो, बाकी आधी जनता की वेलबींग अगर इंश्योर नहीं है, तो वो सोसाइटी कभी भी डेवलप नहीं करेगी। और एक सोसाइटी कभी भी ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती अगर उसमें कुछ % ऑफ सिटीजन्स, कुछ % ऑफ सेक्शन जो है वो एट पार विद अदर सेक्शन नहीं है। मतलब एक किसी भी सोसाइटी में हर एक इंसान के पास इक्वल लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक्सेस टू रिसोर्सेज होना चाहिए, सेम स्टेटस होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं होगा। और इंडिया में बीइंग ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इसके सारे सिटीजन्स के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसा कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है और DPSP हमारी सोशल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। तो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू आपका पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर हो रहा है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। तो उन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए और सोशल डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए हमको वुमेन की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। नाउ क्यों जरूरत है? देखो, लिटरेसी रेट देखो, आज हम लोग चांद पे, मार्स पे, जुपिटर पे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना डेवलपमेंट हो गया है, आज हम 21वीं सदी में आ गए हैं जहाँ पे हम लोग यहाँ से बैठे बैठे किसी भी कहीं पे भी जा सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी आ गई है। लेकिन फिर भी अगर वुमेन का लिटरेसी रेट 65.79% ही है इंडिया के अंदर, मैं तो ये इंडिया के अंदर बात कर रही हूँ, बाकी नेशंस के अंदर तो सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है जो भी डेवलपिंग स्टेज में है। तो उनमें 65.79% लिटरेसी रेट है वुमेन का, वेयर इज मेन का कितना है 82.37%। ऑन एन एवरेज हमारा 74.37%। तो इवन दो टुडे इन 21वीं सदी 2021 के अंदर भी अगर हम लिटरेसी रेट ऑफ द वुमेन 65.79% की बात कर रहे हैं, तो ये किसी भी देश के लिए शर्मनाक की बात होगी। तो ये एक तो ये हो गया, एजुकेशन एक पैरामीटर हो गया जिसमें हमने बता दिया कि भाई हमको क्यों अलग से जेंडर बजटिंग की जरूरत है। दूसरा, 48% इंडियन पॉपुलेशन जो है वो वुमेन की है, और ये सोशल इंडिकेटर्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इन सब के अंदर लेग बिहाइंड कर रही, इन सब के अंदर वो एट पार विद द मेन नहीं है। तो यहाँ पे उनको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वनरेबिलिटी की वजह से और उनको रिसोर्सेज का उतना एक्सेस नहीं है जितना कि मेन को है। नाउ एक बहुत छोटी छोटी सी भी अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो लड़कों को जनरली प्रेफरेंस मिलती है कि वो बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, उनको ट्यूशन्स पे भेजा जाता है, उनके लिए ट्यूशन्स लगाई जाती है, उनको ज़्यादा अच्छे स्कूल में भेजा जाता है। इस तरह का छोटा छोटा डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये क्या कर रहा है, वुमेन के लिए रिसोर्स एक्सेस को लिमिट कर रहा है, उनको इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। तो इसी गैप को, इसी जेंडर इनइक्वालिटी को, या इसी तरह की बाकी जितनी भी जेंडर इनइक्वालिटी है उन सबको हटाने के लिए जेंडर बजटिंग लाया गया है। जेंडर बजटिंग, या जिसे हम जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग बोलते हैं, कि ऐसा बजट जो जेंडर के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्सिव हो, ये एक ग्लोबली प्रैक्टिस है। इंडिया में कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आया या वर्ल्ड में कहीं नहीं है, हर जगह प्रैक्टिस होता है ये। और ये क्या होता है, इट एक्नॉलेज द फिस्कल एक्सपेंडिचर विद अ जेंडर पर्सपेक्टिव। जेंडर पर्सपेक्टिव के हिसाब से
कि हमें जेंडर के अकॉर्डिंगली मेल फीमेल, जनरली हम क्योंकि फीमेल की सिचुएशन अच्छी नहीं है तो हम फीमेल के पर्सपेक्टिव से फिजिकल एक्सपेंडिचर को एलोकेट करते हैं। इसमें से फंड्स एलोकेट करे जाते हैं फॉर जेंडर स्पेसिफिक आउटकम्स, कि इस जैसे महिलाओं के लिए उनकी जैसे जननी सुरक्षा योजना एक है, या उनके हेल्थ या एजुकेशन के लिए स्पेसिफिक आउटकम की हमको एजुकेशन लेवल को अभी 80% 85% बढ़ाना है। तो इस तरह जेंडर स्पेसिफिक आउटकम लेके हम इस जेंडर फिजिकल एक्सपेंडिचर के अंदर एलोकेट करते हैं। क्यों? ताकि हम एड्रेस कर सके जो प्रसिस्टेंट जेंडर इनइक्वालिटी है। यहाँ पे फोकस करो प्रसिस्टेंट पे। प्रसिस्टेंट का मतलब है कि बिल्कुल जिद्दी जेंडर इनइक्वालिटी है, बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना जिद्दी दाग है, जो एरियल का सर्फ एक्सेल का एडवर्टाइजमेंट भी आता है। तो लाइक दिस परसिस्टेंट जेंडर इनइक्वालिटी को हटाने के लिए जेंडर बजटिंग लाया गया है, और ये ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए भी काम करेगी ना। जेंडर बजटिंग जो है इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल अगर आप मानो तो, क्योंकि इसमें आप सर्टेन परसेंटेज ऑफ बजट जो है वो सिर्फ वुमेन के लिए या वुमेन रिलेटेड जो प्रो वुमेन स्कीम्स हैं उनके लिए आप एलोकेट कर रहे हो। तो इसमें क्या कर रहे हो, आप उनको स्पेशल एम्फेसिस दे रहे हो, उनको ऐसे इक्वल लेवल प्रोवाइड करने के लिए पुश कर रहे हो। सो इट विल बेनिफिट द डेवलपमेंट दैट रीचेस वुमेन एज मच एज दी मैन, ये इंश्योर करेगा। तो इसमें जेंडर बजटिंग जो है इट ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फैक्ट कि जो नेशनल बजट है वो मेन और वुमेन को डिफरेंटली करता है। क्योंकि अगर मेन और वुमेन दोनों को कोई भी बजट इक्वली इम्पैक्ट करता तो हमको जेंडर बजटिंग लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है, अभी हम जेंडर बजटिंग लेके आए हैं, इसका मतलब साफ सी बात है कि मेन और वुमेन को हमारा जो नॉर्मल बजट है वो डिफरेंटली इम्पैक्ट करता है, और उसी में पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन जो है वो भी इस तरीके से है कि वुमेन को कम और मेन को ज़्यादा रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो उसी को इक्वल करने के लिए, इसी तरीके इनइक्वालिटी को क्रब करने के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग लाया गया है। तो ये अभी देखो, सबसे पहले 2001 के अंदर यूनियन बजट के अंदर से इंट्रोड्यूस करा गया था। इसको प्रीलिम्स के लिए रट लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स की जेंडर बजटिंग सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 2001 में। क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? मैसिव जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए। 2001 में भी काफ़ी तरीके, जब 2001 के सेंसस के बाद उससे पहले रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो गई थी, उसमें पता चला था कि कितनी ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी के केसेस होते जा रहे हैं। तो उसको क्रब करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको पूरा रूल आउट करने के लिए हमने 2001 में जेंडर बजटिंग लेके आए थे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये इसकी प्राइमरी एजेंसी है, जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है और जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करती है। नाउ इसमें क्या होता है कि जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सारी मिनिस्ट्रीज अपना स्पेसिफिक बजट एलोकेट कर देती है अपनी तरफ से। वो जितनी भी इनकी रिकमेंडेशन हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को भेज देती है। यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जितनी भी मिनिस्ट्रीज ने अपना जेंडर बजट भेजा है उसको कंसोलिडेट करती है एक साथ, उसको बजट में इंक्लूड करते हैं एंड देन इट इज प्रेजेंटेड इन दी पार्लियामेंट। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो 2001 में इंट्रोड्यूस कर दिया था, और 2005 के अंदर जो यूनियन गवर्नमेंट थी इन्होंने जेंडर बजटिंग के स्टेटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से सुनना। 2005 में जब जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, तो 2 पार्ट में पहला पार्ट था जो वुमेन स्पेसिफिक स्कीम है, जिसके अंदर 100% एलोकेशन था, 100% बजट जेंडर बजटिंग से ज़्यादा था, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर वुमेन। और दूसरी थी प्रो वुमेन स्कीम, जिसके अंदर सिर्फ ओनली नहीं थी, मतलब मेजॉरिटी वुमेन के लिए थी और मेजॉरिटी उनका जो सर्विसेज था वो वुमेन से रिलेटेड थी। उसके अंदर 30% तक का जो फंड है वो जेंडर बजटिंग से दिया गया था। तो 2 तरीके हो गई हमारी। फर्स्ट, जिसके अंदर 100% एलोकेशन होगा और वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होगी, वुमेन स्पेसिफिक स्कीम्स होगी। सेकेंड, जिसके अंदर 30% तक का एलोकेशन जो है वो जेंडर बजटिंग से हो रहा है और वो प्रो वुमेन है, ओनली वुमेन नहीं बल्कि प्रो वुमेन है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन है। ओके, इसको याद रखना, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी क्वेश्चन आए तो उसको मेंशन करे बिना जेंडर बजटिंग का आंसर अधूरा सा रहेगा।
तो जैसे कि आप देखो मनरेगा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सुकन्या समृद्धि योजना या उज्ज्वला योजना है, ये सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो वुमेन के एम्पावरमेंट पे काम कर रही है, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना जिसमें भी आपकी फाइनेंसेस हैं, ये आपकी इसको चाइल्ड सेक्स रेशियो से रिलेटेड है, उज्ज्वला योजना जिसमें क्लीन फ्यूल मिलता है, जो हेल्थ से रिलेटेड है, इन सब के अंदर सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वुमन को इम्प्रूव करने के लिए इनको जेंडर बजटिंग के अंदर डाला गया है। जैसे कि मनरेगा का आप एग्जांपल लो, मनरेगा के अंदर जेंडर सेंसिटिव कंपोनेंट लाया गया है थ्रू जेंडर बजटिंग। इसके अंदर ऐसे स्पेशल क्लॉज है जिसके अंदर डेफिनेटिव कोटाज ऑफ बेनिफिशियरीज एज वुमेन है, वुमेन को ऐसे बेनिफिशियरी कोटा है। सिमिलर पे के लिए मेन और वुमेन को सेम पे मिलता है। अभी आप सोचो कि अगर जनरल इज नॉट अ राइट वर्ड, एवरीवेयर वुमेन को मेन से सिमिलर काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। अगर मेन को एक काम करने के लिए 500 रुपये मिल रहे हैं तो वुमेन को 350 रुपये 400 रुपये मिलते हैं। लेकिन मनरेगा में क्या है कि सबको बराबर पे है। इसके साथ ही क्योंकि जो न्यूली मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो काम करने के लिए आ सके, इसके लिए चाइल्ड केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं वर्क साइट पे, और ये स्पेशली ओनली फॉर द वुमेन है। नाउ जनरली महिलाएं क्यों नहीं आ पाती हैं मनरेगा के अंदर? क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनका ध्यान रखना होता है, आप बच्चों को काम पे लेके नहीं आ सकते। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ दी गई है, और सारी ऐसी मनरेगा साइट्स जहाँ पे चाइल्ड केयर फैसिलिटी है वहाँ पे आपको वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इम्प्रूव होके दिखा है। मतलब इसमें से 44% तक की जो बेनिफिशरीज हैं वो सारी की सारी वुमेन है। तो आपको इतना इम्पैक्ट दिखा है सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से। सिमिलरली बाकी स्कीम्स जैसे कि जननी सुरक्षा योजना जो है ये क्या करता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करता है। तो जब से जननी सुरक्षा योजना लाया गया है और इसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता है 1400 रुपये अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करते हो, तो इसकी वजह से महिलाओं की हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो गई है। हालांकि ये स्टार्ट इसलिए पैसों के लालच में करा गया था, लेकिन वो एज एन इंसेंटिव यूज़ करा गया था, लेकिन इससे जो मटर्नल मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हो गई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गई है। सिमिलरली उज्ज्वला योजना में आपको एलपीजी सिलेंडर्स दिए जाते हैं, वो घर की मुख्य जो महिला होती है उसके नाम पे। तो इसकी वजह से जो ये वुड हो गया, काउडंग हो गया, इन सबको यूज़ लिया जाता था घर में खाना बनाने के लिए। तो इससे इंडोर पोल्यूशन बहुत होता था। तो उसी इंडोर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए वो कर्ब हो गया है अभी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर दे रहे हैं जो क्लीन फ्यूल का है। तो इससे उनकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है ना। मदर्स के साथ में जो चिल्ड्रंस हैं उनकी भी हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि जब माँ खाना बनाती है किचन में तो छोटे बच्चे उनके आसपास ही खेलते रहते हैं, तो वो भी इंडोर पोल्यूशन के शिकार होते हैं। तो इनमें मदर एंड चिल्ड्रन दोनों की हेल्थ इम्प्रूव हुई है। और ये बहुत इम्पेरेटिव है कि जब हम जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग की बात करते हैं तो हम लोग बियॉन्ड इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द वुमेन की बात करते हैं। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात ना करके आप ओवरऑल नेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, और ये इवेंचुअली क्या होगा कि नेशनल की ग्रोथ में ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो एन एजुकेशन एंड हेल्थ आउटकम ऑफ द वुमेन, अगर आप वुमेन को पढ़ाते हो, अगर उनकी हेल्थ सही है, अगर उनको कंप्लीट रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं, तो उनका जो वर्क फोर्स ज्वाइन करने का बैरियर होता है वो ब्रेक होने लग जाता है। मतलब नाउ दे आर मोर एलिजिबल, नाउ दे हैव मोर रिसोर्सेज। बोलते ना कि एक महिला पढ़ी लिखी मतलब आपकी 7 पीढ़ियां पढ़ी लिखी, तो सिमिलरली अभी वो वर्क फोर्स ज्वाइन कर सकती हैं सिमिलरली, और ये इम्पैक्ट आपको उनके चिल्ड्रन एंड द फर्दर जनरेशन के अंदर भी दिखेगा। तो इसकी वजह से जब हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम इंप्रूव हो गया तो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में जो डिप दिखाई दे रहा था, इवन तो आज हम बोलते हैं कि महिलाओं का एजुकेशन काफ़ी इंप्रूव हो गया, लिटरेसी रेट इंप्रूव हो गई है, नए एवेन्यूज़ खुले हैं, उनके लिए नई जॉब्स है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 24% तक कम हो गया था, 27 से 24% तक कम हो गया था। तो ये जो डिप दिख रहा है ये भी कंट्रोल हो जाएगा, और ये महिलाओं को ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाएगा। देखो ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा एक सर्वे था, बट देयर वाज इन दिस सर्वे देयर वाज वन रिपोर्ट आई रेड कि जो महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है उन पे डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस बहुत कम पाए गए हैं। मतलब परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ उन पे कंपैरेटिवली कम था। तो जो एक तो महिलाएं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएगी, और उसके साथ ही जो उन पे क्राइम होते हैं, मेंटल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, डोमेस्टिक अब्यूज़, तो इन सारे अब्यूज़ पे भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। और
ये तो हो गई सब महिलाओं से जुड़ी हुई बात, लेकिन महिलाओं के साथ उनका चाइल्ड भी जुड़ा हुआ रहता है। तो हेल्थ ऑफ द मदर जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है चाइल्ड ऑफ द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड से। माँ हेल्दी है, अगर वो अच्छा खाना खा रही है एंड इफ शी इज हेल्दी, शी इज हैप्पी, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको बेबी पे देखने को भी मिलता है। और इसके साथ ही अगर इफ ही इज हैप्पी, इज द बेबी इज हेल्दी, तो उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज, इसका मतलब है कि आपकी जो मेंटल ग्रोथ की एबिलिटीज होती हैं वो भी इंप्रूव होती है। तो आज के बच्चे कल की फ्यूचर जनरेशन बनेंगे। तो आज अगर वो हेल्दी हैं, आज अगर वो सही से ग्रोथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कल की जो यूथ जनरेशन होगी वो हमारी इंटेलिजेंट होगी, स्मार्ट होगी, क्रिएटिव होगी, इनोवेटिव होगी, और वो सब क्या करेगी, हमारी इकोनॉमी को पुश करेगी। सो दिस इज नॉट जस्ट फॉर टुडे बट इन द फ्यूचर ऑल्सो, फॉर द कमिंग जनरेशन ऑल्सो जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग जो है ये इम्प्रूवमेंट कर रहा है, राइट। तो ये तो बात कर ली हमने सारी अच्छी अच्छी बातों की कि हमको जेंडर बजटिंग क्यों चाहिए। जेंडर बजटिंग के कुछ चैलेंजेस भी हैं, इश्यूज भी हैं। इट डज नॉट कम विदाउट द इश्यूज। तो क्या क्या इश्यूज है? सबसे पहला देखो, जेंडर बजटिंग जो है ये पूरे पब्लिक एक्सपेंडिचर का सिर्फ 5% कन्फाइंड करता है और पूरी जीडीपी का सिर्फ लेस देन 1%। अभी मुझे एक बात बताओ, जब आप 50% ऑफ द पॉपुलेशन की बात कर रहे हो और 50% ऑफ पॉपुलेशन में आप देख कितना रहे हो, टोटल एक्सपेंडिचर का 5% पब्लिक एक्सपेंडिचर का, एंड दैट ऑल्सो 1% ऑफ द जीडीपी। और दूसरा है कि देर इज, देखो, इनएडिक्वेट एलोकेशन ऑफ जेंडर रिस्पॉन्स टू जेंडर रिस्पॉन्स बजटिंग तो है ही, इसके साथ ही में देर इज ए गैप इन द एलोकेशन ऑफ द बजट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द बजट। आप एलोकेट भी कर रहे हो, चलो 5% ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर या 1% ऑफ द जीडीपी है, आपने एलोकेट भी कर दिया, लेकिन वट एवर यू हैव एलोकेटेड इट इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। अगर वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो क्या सेंस है आप 5 की जगह 10% कर दो। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल निर्भया के अंदर 89% तक का निर्भया फंड आपको पता होगा, उसमें 89% तक का जो फंड है वो अनयूटिलाइज्ड रहता है। क्या वुमेन की सेफ्टी मतलब बिल्कुल 100% आपने कर दिया, या पूरी स्टेट फंडेड है कि निर्भया फंड आपको यूज ही नहीं करना पड़ रहा है? उसके अलावा भी देयर आर मेनी थिंग्स जिसके अंदर आप निर्भया फंड को यूटिलाइज कर सकते हो। तो 89% तक का जो है अनयूटिलाइज्ड है। नाउ दिस इज द इशू कि आप एलोकेट कम कर रहे हो, उसके बाद में उस कम एलोकेशन के अंदर भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो इसके साथ ही में 90% तक का जो जेंडर रिस्पॉन्स बजट है वो सिर्फ 4 मिनिस्ट्रीज में जाता है। उसमें है रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार क्या वुमेन का रोल इन 4 मिनिस्ट्रीज तक सीमित है कि सिर्फ रूरल डेवलपमेंट में आपने दे दिया, एजुकेशन, हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड आप अर्बन डेवलपमेंट में दो, आप मिनरल एक्सप्लोरेशन के अंदर दो, बाकी भी तो इतने सारे हजारों मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें क्यों नहीं जा रहा है जेंडर बजटिंग के? क्या उनमें वुमेन का रोल नहीं है? तो ये क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि यार जो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर जो इम्पेडमेंट्स है ना वो इन 4 मिनिस्ट्रीज के ज़्यादा भी हैं। मतलब वुमेन इज नॉट जस्ट इन द रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ और दी like as a mother, it is larger than that। तो हमको एक होलिस्टिक अप्रोच लेके आना पड़ेगा जिसमें जितनी भी पॉलिसीज हैं मिनिस्ट्रीज की वुमेन से रिलेटेड उन सबको एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज करा जाए, उसके बाद में उसमें काम करा जाए कन्वर्जेंस के साथ, अलग अलग ना, साइलोज में काम करने से बेहतर है कि हम सारों को एक साथ कन्वर्ज करें और उसके बाद में हम आउटकम बेस्ड अप्रोच पे काम करें। इसके साथ ही अगर जीआरबी, अगर जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को हमें सक्सेसफुल करना है तो एलोकेशन ऑफ द फंड जरूरी, मतलब एलोकेशन ऑफ द फंड से सारा काम नहीं होने वाला है। आपने अपने 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 बच्चों की कॉलेज फीस के लिए या एजुकेशन के लिए आपने उनको पैसे दे दिए, ये लो तुम्हारा कॉलेज फीस, क्या उससे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे? यू हैव टू कीप ए वॉच ऑन दैट, और आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा फाइनल एग्जीक्यूशन तक की क्या वो जो पैसे आपने दिए क्या उन्होंने कॉलेज में जमा करवाए, जमा करवाने के बाद उनका काम है पढ़ने का, क्या वो ठीक से कॉलेज जा रहे हैं, क्या वो क्लासेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वो जो सीखना चाहिए वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही एक मेजर इशू आता है डेटा डिफिशियंसी का। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के पास इस चीज़ का डेटा नहीं है कि कहाँ पे किस चीज़ की कमी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, वहाँ पे आपको पता है कि वुमेन को कहीं पे डोमेस्टिक अब्यूज़ बहुत होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे होता है। तो आपने क्या करा, पूरी डिस्ट्रिक्ट में फोर्स लगा दी, जाओ भाई तुम डोमेस्टिक अब्यूज़ को रोको।
और दूसरी सिचुएशन है कि उस डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है कि पर्टिकुलर इस कॉलोनी के अंदर जो है डोमेस्टिक अब्यूजेस के केस बहुत आते हैं, तो आपने क्या करा कि यहाँ पे विजिलेंसी बढ़ा दी कि अब आओ चलो, मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैंने प्रॉब्लमेटिक एरिया पे हिट करा। सिमिलरली डेटा डिफिशियंसी की वजह से इस चीज़ का पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो अगर हमारे पास पूरा डेटा होगा, एनालिसिस होगा, तो इससे क्या होगा कि हम पर्टिकुलर जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनको हिट करके उन पे वर्क कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। सबसे पहला वे फॉरवर्ड तो यही है कि आपको बजट एलोकेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। 5% ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड लेस देन 1% इन द जीडीपी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 50% ऑफ द पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही सिर्फ फंड देने से कुछ नहीं होगा, इसके आपको फोकस शिफ्ट करना होगा। मेजरमेंट ऑफ द आउटकम एंड इम्पैक्ट ऑन द ग्राउंड कितना हो रहा है, जो पैसा आपने एलोकेट करा है, जो पैसा आपने डिस्पर्स करा है, जो नोडल एजेंसीज के पास जा रहा है, उसके बाद में क्या वाकई में वो पैसा उसी काम के लिए लग रहा है जिसके लिए लगना चाहिए, या फिर वो मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, और क्या इम्पैक्ट उसका ग्राउंड पे दिख रहा है। क्या वाकई में महिलाओं की एजुकेशन, हेल्थ, उनकी एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ सुधर रही है या सिर्फ हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। इसके साथ ही हमको इंटरसेक्शनल पॉलिसी रिसर्च पे ध्यान देना होगा और एविडेंस बेस्ड जेंडर पॉलिसी। एविडेंस बेस्ड का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था डोमेस्टिक अब्यूज का किसी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपके पास एविडेंस है ना कि यहाँ वाले एरिया पे, तो हमको जो डेटा डिफिशियंसी वाला पॉइंट है उसको हटा के हमको एविडेंस लाना पड़ेगा टू कर्ब द जेंडर इनइक्वालिटीज एंड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप मुझे अपने सजेशंस मेरे इंस्टाग्राम _simple_bitha पे भी दे सकते हो। यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द जेंडर बजटिंग। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप मेरे बायो में मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक दे के रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही में एज आई से प्लीज़ राइट योर आंसर्स लिखने के बाद आप doubts.studyiq@gmail.com या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पे भेज सकते हो। सो दिस इज इट हियर, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।